Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics पेपर 2025 का एक क्वेश्चन राइट बायो-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सॉल्यूशन। देखो बायोट और सैवर्ट्स ने जो लॉ दिया था वो एक्सपेरिमेंटल था। अगर कोई हमारे पास यहाँ ये कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है या कैसी भी शेप का वायर है और इसमें एक स्मॉल सेगमेंट ले जिसकी लेंथ dl है। ये जो dl है ये इनफाइनेटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा सेगमेंट होता है। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से, करंट कैरिंग स्मॉल सेगमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P due to current carrying small length, small element कह देते हैं या segment कह देते हैं dl। dl is a vector quantity, dl एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस dl की दर्शन हम वही मानते हैं जो करंट की दर्शन होती है। तो जो करंट की दर्शन है उसी को आप dl की दर्शन कंसिडर कर लीजिए। dl की जो दर्शन होगी along दी दर्शन ऑफ करंट होगी। ठीक, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो एक होता है हमारा आर वेक्टर, जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है सर? जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। तो जिस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पोजीशन वेक्टर उसी पॉइंट का निकालना होता है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट। तो ये स्मॉल एलिमेंट इतना छोटा होता है टेंस टू जीरो के, इसे एक सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। बहुत छोटा होता है भाई स्मॉल सेगमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट जो है बहुत छोटा है, dl टेंस टू जीरो होता है, अप्रोक्सीमेट जीरो है ना, बहुत छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल छोटा। तो अगर ये स्मॉल छोटा है तो इसे एक पॉइंट मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर दिखा दो या यहाँ से दिखा दो, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ ऐसे। अच्छा, हेड उस पॉइंट पर आता है आर वेक्टर का जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, और टेल स्मॉल एलिमेंट पर आता है। ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर का हेड किधर आएगा और टेल कहाँ आएगा ये पता होना चाहिए। अच्छा, थीटा अगर हम देखते हैं तो ये एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर और dl वेक्टर के dl वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं, या तो टेल टेल लेते हैं या हेड हेड लेते हैं, तो मैं टेल टू टेल लिख लेता हूँ, टेल टू टेल। हेड टेल नहीं लेते बस केवल, तो यहाँ टेल और टेल के बीच में एंगल लेते हैं। दूसरा, ये जो थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से बड़ी और बराबर और 180 से छोटी और बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो टेल टेल एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि dl की दर्शन ऊपर है और आर वेक्टर की दर्शन ये है। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिखें। पहले हम मैग्नीट्यूड लिखें, तो जो मैग्नीट्यूड होता है dv इक्वल टू, ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl होता है, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होता है। इन सबको इकट्ठा करते हैं जब हम, तो dv प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसमें किसका नेम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सबके नेम पर हमें ध्यान देना चाहिए कि r कौन सा वेक्टर है, थीटा कौन सा है, dl कौन सा लेते हैं, करंट कौन सा है और कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा करते हैं, प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है μ0/4π I dl साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का। इसी को ये बायो-सैवर्ट्स साहब ने दिया था एक्सपेरिमेंटल। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे जरा समझिए। सबसे पहले
इसमें इस राइट हैंड पाम रूल से इस स्ट्रेट सेगमेंट के जैसे इस पॉइंट पर मैग्नीफिल की डायरेक्शन निकालिए। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नीफिल निकालना है, ठीक। एंड पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीफिल होता है, तो पाम ये होता है, तो परपेंडिकुलर आपकी फिंगर नीचे तरफ घूम रही है। ऐसे एक्चुअल में पाम रूल में पाम के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ दिखाते हैं, तो अगर आप ऐसे दिखाओगे तो पाम के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीफिल्ड है यहाँ पे ऐसे, ये डीबी की डायरेक्शन है आपकी। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करिए आप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जब डीबी वेक्टर लिखते हैं तो बराबर मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में यूनिट वेक्टर लिखते हैं। जैसे आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हो, ए वेक्टर लिखते हो तो ए का मैग्नीट्यूड आता है, साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है। यहाँ यूनिट वेक्टर कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए जिनकी डायरेक्शन सेम होती हो, ठीक। तो इन दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो एन कैप की डायरेक्शन भी आपकी यही होगी जो आपकी डीवी वेक्टर की डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, ठीक। डीवी का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो डीवी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर और एन कैप। अच्छा, अब और सुने आगे, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये पूरा फॉर्मूला होता है जो हम ये लिखते हैं कि इसका अगर हम मॉडुलस ले लें, इस वाले वेक्टर का, इस वाले फॉर्मूले का अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनसे आने वाली जो क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एन कैप जरूर आता है। जो बहुत से क्या करते हैं कि एन कैप लिखते ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं ए बी साइन थीटा, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू ए बी साइन थीटा आता है ऐसे। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी वेक्टर का, यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि इस एन कैप की, ये थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, एन कैप की और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती हैं सेम होती हैं, डायरेक्शन सेम। जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी वही डायरेक्शन एन कैप की होगी। एक्चुअल में आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे इस फॉर्मूले को, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इस ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता था मैं, मॉडुलस ए क्रॉस बी का मॉडुलस और एन कैप, इस फॉर्मूले से ए बी साइन थीटा की जगह पे ये लिख सकता था इस जगह पर। तो आप चेक करो, फिर दोबारा से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना, ये कोई वेक्टर है और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और साथ में यूनिट वेक्टर है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट बना है, तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, ए क्रॉस बी की जब तुम डायरेक्शन निकालते हो ना तो हमेशा ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर, ये ऑलवेज होता है बेटा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकालना आती है तो आप निकाल के देखिए, परपेंडिकुलर आते हैं। अब सोचो ए क्रॉस बी की और एन कैप की अगर डायरेक्शन सेम है तो दैट इज, यहाँ जो एन कैप है ये भी ए के परपेंडिकुलर और एन कैप बी के परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमेशा रहती है। थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए। चलिए इसमें क्या करना है सर, फिर एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर का क्यूब और ये एन कैप। मैंने क्या किया, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि आई तो स्केलर है, वेक्टर नहीं है ना, तो इसमें मैंने आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे डी एल भी वेक्टर होता है और आर भी वेक्टर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इस वाले फॉर्मूले से इक्वल टू डी एल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा आता है जिन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनके बिटवीन एंगल,
तो आप डी एल और आर के वेक्टर का क्रॉस कर रहे हो तो उनके बीच में एंगल आएगा जो कि कैपिटल थीटा है। डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। और साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप। इस एन कैप की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी। अभी जो बताया ऊपर वाले कंसेप्ट से डायरेक्शन सेम होगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात जो एन कैप होगा, यहाँ पे भी ये सारा कंसेप्ट लगाओगे ना तो एन कैप परपेंडिकुलर टू डी एल वेक्टर आएगा और एन कैप परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक बात आइए, डी एल आर साइन थीटा एन कैप, तो डी एल आर साइन थीटा एन कैप, इस पूरे की जगह पर आप इस जगह पर क्या लिख सकते हो बताइए। तो डी वी वैक्टर बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है नॉट मॉडुलस, ठीक है, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर। और नीचे देखो ये भी वेक्टर होता है, तो एक काम करते हैं, आर वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो आर होता है, नीचे है आर का क्यूब, बोथ साइड का क्यूब करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आर वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, ये होता है वेक्टर फॉर्म। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर एन कैप और डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डायरेक्शन सेम है और यहाँ पर आपने बी वेक्टर डी वी वेक्टर और एन कैप की डायरेक्शन सेम कर रखी है, तो आप यहाँ से सोचिए ना बेटा, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। किसकी? डी वी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और इन दोनों की अगर डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पर डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन सेम है और यहाँ पे डी वी और एन कैप की डायरेक्शन सेम है। जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनकी भी डायरेक्शन सेम होगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। इस तरह से इसका वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आती है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन, तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हैं तो पहले वेक्टर से छोटे वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल से घुमाते हैं। तो देखो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन नीचे और डी वी की डायरेक्शन भी नीचे है और एन कैप की डायरेक्शन भी नीचे है, सेम ही आ रही है बिल्कुल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।